नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में। लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी लोकमत का सम्मान। बेचू धोबी को अपने गांव तथा घर से उतना ही प्रेम था जितना हर एक मनुष्य को होता है। उसे रूखी सूखी तथा आधे पेट खाकर भी अपना गांव समग्र विश्व से प्यारा था। अगर उसे वृद्धा किसान स्त्रियों की गालियां खानी पड़ती थी तो बहुओं से बेचू दादा कहकर पुकारे जाने का गौरव भी प्राप्त होता था। आनंद और शोक के प्रत्येक मौके पर उसका बुलावा होता था। विशेषतः विवाहों में तो उसकी उपस्थिति वर वधू से कम आवश्यक न थी। उसकी स्त्री घर में पूजी जाती थी। दरवाजे पर बेचू का स्वागत होता था। वह पेशवाज पहने, कमर में घंटियां बांधे, सांजीदों को साथ लिए, एक हाथ मृदंग तथा दूसरा अपने कान पर रखकर जब तत्काल रचित विरहे तथा बोल कहने लगता तो आत्मसम्मान से उसकी आंखें उन्मत्त हो जाती थी। हाथ धेले पर कपड़े धोकर भी वह अपनी हालत से संतुष्ट रह सकता था, मगर जमींदार के नौकरों की क्रूरता और अत्याचार कभी कभी इतने असहनीय हो जाते थे कि उसका जी गांव छोड़कर भाग जाने को चाहने लगता था। गांव में कारिंदा साहब के अतिरिक्त 5-6 चपरासी थे। उनके सहवासियों की संख्या कम न थी। बेचू को इन सज्जनों के कपड़े फ्री में धोने पड़ते थे। उसके पास स्त्री न थी। उनके कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए उसे दूसरे दूसरे गांव के धोबियों की चिरोरी करनी पड़ती थी। यदि कभी बिना इस्त्री किए ही कपड़े ले जाता तो उसकी शामत आ जाती थी। मार पड़ती, घंटों चौपाल के सामने खड़ा रहना पड़ता था। गालियों की वह बौछारें पड़ती कि सुनने वाले कानों पर हाथ रख लेते। उधर से गुजरने वाली स्त्रियां शर्म से सिर झुका लेती। जेठ का माह था। आसपास की ताल तलैया सब सूखी गई थी। बेचू को पहर रात्रि रहते दूर के एक ताल पर जाना पड़ता था। यहाँ भी धोबियों की ओसरी बंधी हुई थी। बेचू की ओसरी 5वें दिन पड़ती थी। पहर रात्रि रहे लादी लाद कर ले जाता, लेकिन जेठ की धूप में 9-10 बजे के बाद खड़ा न हो सकता। आधी लादी भी न धुल पाती। बिना धुले कपड़े समेट कर घर चला आता था। गांव के सरल जजमान उसकी विपत्ति कथा सुनकर खामोश हो जाते थे। न कोई गालियां देता, न मारने दौड़ता। जेठ की धूप में उन्हें भी पुर चलाना तथा खेत गोड़ना पड़ता था। अपने पैरों में बिवाई फटी थी, उसकी पीर जानते थे, लेकिन कारिंदा महाशय को प्रसन्न करना इतना सहज न था। उनके आदमी नित्य बेचू के सिर पर सवार रहते थे। वह बड़ी गंभीरता से कहते, तू 1 अठवारे तक वस्त्र नहीं लाता, क्या यह भी कोई जाड़े के दिन है? आजकल पसीने से दूसरे दिन वस्त्र मैले हो जाते हैं, कपड़ों से बू आने लगती है, और तुझे कुछ फिक्र नहीं रहती। बेचू हाथ पैर जोड़कर किसी प्रकार उन्हें मनाता रहता था। यहाँ तक कि एक बार उसे बातें करते 9 दिन हो गए और कपड़े तैयार न हो सके थे। धुल तो गए थे पर इस्त्री न हुई थी। अंत में मजबूर होकर बेचू 10वें दिन कपड़े लेकर चौपाल पहुंचा। मारे डर के पैर आगे न उठते थे। कारिंदा साहब उसे देखते ही गुस्से से लाल हो गए। बोले, क्यों बे पाजी, तुझे अब गांव में रहना है कि नहीं? बेचू ने कपड़ों की गठरी तख्त पर रख दी तथा बोला, क्या करूं सरकार, कहीं भी पानी नहीं है तथा न मेरे पास स्त्री ही है। कारिंदा, पानी तेरे पास नहीं है और पूरी दुनिया में है। अब तेरा इलाज इसके अलावा और कुछ नहीं है कि गांव से निकाल दूं। शैतान, दाई से पेट बनाता है, पानी नहीं स्त्री नहीं। बेचू, मालिक, गांव आपका है, चाहे रहने दें चाहे निकाल दें, मगर यह कलंक न लगाएं। इतनी उम्र आप ही लोगों की सेवा करते हो गई, पर चाहे कितनी ही भूल चूक हो गई हो, कभी नियत बंद नहीं हुई। यदि गांव में कोई कह दे कि मैंने कभी ग्राहकों के साथ ऐसी चाल चली है तो उसकी टांग की राह से निकल जाऊं। यह रिवाज शहर के धोबियों का है। निरंकुशता को तर्क से दुश्मनी है। कारिंदा साहब ने कुछ और अशब्द कहे। बेचू ने भी न्याय तथा दया की दुहाई दी। फल यह हुआ कि उसे 8 दिन हल्दी और गुड़ पीना पड़ा। 9वें दिन उसने सब ग्राहकों के कपड़े जैसे तैसे धो दिए, अपना बोरिया बंधना संभाला और बिना किसी से कुछ कहे सुने रात्रि को पटने की राह ली। अपने पुराने ग्राहकों से विदा होने के लिए जितने धैर्य की आवश्यकता थी उससे वह वंचित था। बेचू शहर में आया तो ऐसा जान पड़ा कि मेरे प्रति पहले से ही जगह खाली थी। उसे सिर्फ एक कोठरी किराए पर लेनी पड़ी और काम चल निकला। पहले तो वह किराया सुनकर चकराया था। देहात में तो उसे माह में इतनी धुलाई भी न मिलती थी।
लेकिन जब धुलाई की दर मालूम हुई तो किराए की अखर मिट गई। एक ही महीने में ग्राहकों की संख्या उसकी गणना शक्ति से ज़्यादा हो गई। यहाँ पानी की कमी नहीं थी, वह वादे का पक्का था। अभी नागरिक जीवन के कुसंस्कारों से मुक्त था। कभी कभी उसकी एक दिन की मजदूरी देहात की वार्षिक आय से बढ़ जाया करती थी। मगर 3 ही 4 महीने में उसे शहर की हवा लगने लगी। पहले नारियल पीता था, अब एक गुड़ी गुड़ी लाया। नंगे पांव जूते से वेष्टित हो गए तथा मोटे अनाज से पाचन क्रिया में विघ्न पड़ने लगा था। पहले कभी कभी तीज त्योहार के दिन शराब पी लिया करता था, अब थकान मिटाने के लिए नित्य उसका सेवन होने लगा। नारी को आभूषणों की चाट पड़ी। और धोबिनें बंठन कर निकलती हैं, मैं किससे कम हूँ। लड़के खोम पर लट्टू हुए हलवे तथा मूंगफली की आवाज़ पर अधीर हो जाते। उधर घर के मालिक ने किराया बढ़ा दिया। भूसा और खली भी मोतियों के मोल बिकती थी। लादी के दोनों बैलों का पेट भरने में एक खासी रकम निकल जाती थी। अतः पहले कई महीनों में जो बचत हो जाती थी वह अब गायब हो गई। कभी कभी खर्च का पलड़ा भारी हो जाता, मगर किफ़ायत करने की कोई विधि समझ में न आती थी। निदान नारी ने बेचू की नज़र बचाकर ग्राहकों के कपड़े पछाई देने शुरू कर दिए। बेचू को यह बात मालूम हुई तो बिगड़कर बोला, यदि मैंने फिर यह शिकायत सुनी तो मुझसे बुरा कोई न होगा। इसी इल्जाम पर तो मैंने बाप दादे का गांव छोड़ दिया। यहाँ से भी निकालना चाहती है क्या? नारी ने जवाब दिया, तुम्हें से तो एक दिन दारू के बिना नहीं रहा जाता। मैं क्या पैसे लाकर लुटाती हूँ? जो खर्च लगे वह देते जाओ, मुझे इससे कुछ मिठाई थोड़ी ही मिलती है। लेकिन शनै शनै नैतिक ज्ञान ने आवश्यकता के सामने सिर झुकाना शुरू किया। एक बार उसे काफ़ी दिन तक ज्वर आया। स्त्री उसे डोली में बिठाकर वैद्य जी के यहाँ ले गई। वैद्य जी ने नुस्खा लिख दिया। घर में पैसे न थे। बेचू स्त्री को कातर नजरिए से देखकर बोला, तो क्या होगा, दवा मंगानी ही है? स्त्री, जो कहो वह करूं। बेचू, किसी से भी उधार न मिलेगा? स्त्री, सबसे तो उधार ले चुकी हूँ। मोहल्ले में राह चलना कठिन है, अब किससे लूं? अकेले जितना कार्य हो सकता है करती हूँ। अब छाती फाड़कर मर थोड़ी ही जाऊंगी। कुछ पैसे ऊपर से मिल जाते थे, मगर तुमने उसकी मनाही कर दी, तो मेरा क्या बस है। 2 दिन से बैल भूखे खड़े हैं, कुछ रुपए हों तो इनका पेट भरें। बेचू, अच्छा जो तेरे दिल में आए कर, किसी प्रकार कार्य तो चला। मुझे मालूम हो गया कि शहर में अच्छी नीयत वाले व्यक्ति का निर्वाह नहीं हो सकता। उस दिन से यहाँ अन्य धोबियों की नीति का व्यवहार होने लगा। बेचू के पड़ोस में एक वकील के मुहर्रिर मुंशी दाताराम रहा करते थे। बेचू कभी कभी अवकाश के वक्त उनके पास जा बैठता। पड़ोस की बात थी, धुलाई का कोई हिसाब किताब नहीं था। मुंशी जी बेचू की खातिर करते, अपनी चिलम उतार कर उसकी ओर बढ़ा देते। कभी घर में कोई अच्छी चीज़ पकती तो बेचू के लड़कों के लिए भिजवा देते। हाँ, इसका ख्याल रखते थे कि इन सत्कारों का मूल्य धुलाई के पैसों से बढ़ने नहीं पाए। गर्मियों के दिन थे, बारातों की धूम थी। मुंशी जी को एक बारात में शरीक होना था। गुड़ी गुड़ी के लिए पेचवान बनवाया, रोगनी चिलम लाए, सलेम शाही जूते खरीदे। अपने वकील साहब के घर से एक कालीन मंगनी लाए। अपने दोस्त से सोने की अंगूठी और बटन लिए। इन सामग्रियों के इकट्ठा करने में ज़्यादा कठिनाई न पड़ी, मगर कपड़े मंगनी लेते हुए शर्म आती थी। बारात के योग्य कपड़े बनवाने की गुंजाइश न थी। तंजेब के कुर्ते, रेशमी अचकन, नैन सुख का चुन्नटदार पाजामा, बनारसी साफा बनवाना आसान न था, खासी रकम लगती थी। रेशमी किनारे की धोतियाँ और काशी सिल्क की चादर खरीदनी भी मुश्किल समस्या थी। कई दिनों तक बेचारे इसी चिंता में पड़े रहे। अंत में बेचू के सिवाय और कोई इस परेशानी का निवारण करने वाला न दिखाई दिया। संध्या वक्त जब बेचू उनके पास आकर बैठा तो बड़ी नम्रता से बोले, बेचू, एक बारात में जाना था और सब सामान तो मैंने जमा कर लिए हैं, लेकिन कपड़े बनवाने में झंझट है। रुपयों की तो कोई चिंता नहीं, तुम्हारी दया से हाथ कभी खाली नहीं रहता था। पेशा भी ऐसा कि जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। एक न एक आँख का अंधा गांठ का पूरा नित्य फंसा ही रहता है। पर जानते हो आजकल लगन की तेजी है, दर्जियों को सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। दूनी सिलाई लेते हैं तो इस पर भी महीनों दौड़ाते हैं। यदि तुम्हारे यहाँ मेरे लायक कपड़े हों तो 2-3 दिन के लिए दे दो, किसी प्रकार से यह भला टले। नेवता दे देने में किसी का क्या खर्च होता है। बहुत किया तो खत छपवा लिए, लेकिन लोग यह नहीं सोचते कि बारातियों को कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्या क्या कठिनाइयां पड़ती हैं।
यदि बिरादरी में यह रिवाज हो जाता कि जो महाशय निमंत्रण भेजे वही उसके प्रति सब सामान भी जुटाए, तो लोग इतनी बेपरवाही से न्योते न दिया करते। तो बोलो, इतनी मदद करोगे न? बेचू ने मुरोवत में पढ़कर कहा। मुंशी जी, आपके प्रति किसी बात से इनकार थोड़ी ही है, मगर बात यह है कि आजकल लगन की तेजी से सभी गाहक अपने अपने कपड़ों की जल्दी मचा रहे हैं। दिन में 2-3 बेर आदमी भेजते हैं। ऐसा ना हो इधर आपको कपड़े दे दूं, उधर कोई जल्दी मचाने लगे। मुंशी जी, अभी 2-3 दिन के लिए टालना कौन बड़ा कार्य है? तुम चाहो तो कई दिनों टाल सकते हो। अभी भट्टी नहीं दी, अभी इस्त्री नहीं हुई, घाट बंद है। तुम्हारे पास बहानों की क्या कमी है? पड़ोस में रहकर मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? बेचू, नहीं मुंशी जी, आपके प्रति जान हाजिर है। चलिए कपड़े पसंद कर लीजिए, तो मैं उन पर और एक बार इस्त्री करके ठीक कर दूं। यही न होगा, ग्राहकों की गुड़कियां खानी पड़ेगी। 2-4 ग्राहक टूट ही जाएंगे तो क्या गम है। मुंशी दाताराम ठाठ से बारात में पहुंचे। यहाँ पर उनके बनारसी साफे, रेशमी अचकन और रेशमी चादर ने ऐसा रंग जमाया कि सभी लोग समझने लगे यह कोई बड़े रईस है। बेचू भी उनके साथ हो गया था। मुंशी जी उसकी बड़ी खातिर कर रहे थे। उसे एक बोतल शराब दिला दी थी। भोजन करने गए तो एक पत्तल उसके वास्ते भी लेते आए। बेचू के बदले में उसे चौधरी कहकर पुकारते थे। यह सारा ठाट बाट उसी की ही तो बदौलत था। आधी रात गुजर चुकी थी, महफिल उठ चुकी थी, लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे। बेचू मुंशी जी की चारपाई के पास एक चादर ओढ़े पड़ा था। मुंशी जी ने कपड़े उतारे तथा बड़ी सावधानी से अलगनी पर लटका दिए। हुक्का तैयार था। लेटकर पीने लगे कि अकस्मात साजिंदों में से एक आताई आकर समक्ष खड़ा हो गया तथा बोला, कहिए हजरत, यह अचकन तथा साफा आपने कहाँ पाया? मुंशी जी ने उसकी ओर सशंक आंखों से देखकर कहा, इसका क्या मतलब? अताई, इसका मतलब यह है ये दोनों वस्तुएं मेरी हैं। मुंशी जी ने दुस्साहसपूर्ण भाव से कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में रेशमी अचकन तथा साफा तुम्हारे सिवाय और किसी के पास हो ही नहीं सकता? अताई, हो क्यों नहीं सकता? खुदा ने जिसे दिया है वह पहनता है। एक से एक पड़े हुए हैं, मैं किस गिनती में हूँ? मगर ये दोनों चीजें मेरी हैं। यदि ऐसी अचकन शहर में किसी के पास निकल आए तो जो जरीबाना कहिए दूं। मैंने 10 रुपये इसकी सिलाई दिए हैं। ऐसा कोई कारीगर ही शहर में नहीं, ऐसी तराश करता है कि हाथ चूम ले। साफे के ऊपर भी मेरा निशान बना हुआ है। लाइए दिखा दूं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने यह चीज़ें कहाँ पाई? मुंशी जी समझ गए कि अब ज़्यादा तर्क वितर्क का स्थान नहीं है। कहीं बात बढ़ जाए तो बेइज्जती हो। कूटनीति से कार्य न चलेगा। नम्रता से बोले, भाई यह न पूछो, यहाँ इन बातों के कहने का मौका नहीं है। हमारी और तुम्हारी इज्जत एक है। बस इतना ही समझ लो कि इसी प्रकार दुनिया का काम चलता है। यदि ऐसे कपड़े बनवाने बैठता तो इस समय सैकड़ों के माथे जाती। यहाँ तो किसी प्रकार नवेद में शरीक होना था। तुम्हारे कपड़े खराब न होंगे, इसका जिम्मा मेरा। मैं इनकी एहतियात अपने वस्त्रों से भी ज़्यादा करता हूँ। अताई, कपड़े की मुझे चिंता नहीं। आपकी दुआ से अल्लाह ने बहुत दिया है। रईसों को खुदा सलामत रखे। उनकी बदौलत 5 उंगलियां घी में हैं। न मैं आपको बदनाम करना चाहता हूँ। आपकी जूतियों का गुलाम हूँ मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यह कपड़े आपने किस से पाए? मैंने बेचू धोबी को धोने के लिए दिए थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई चोर बेचू के मकान से उड़ा लाया हो, या किसी धोबी ने बेचू के मकान से चुराकर आपको दे दिए हों? क्योंकि बेचू ने अपने हाथ से आपको हरगिज कपड़े न दिए होंगे। वह ऐसा मजाक नहीं करता। मैं खुद उससे इस प्रकार का मुआमला करना चाहता था। हाथों पर रुपए रख देता था, पर उसने कभी परवाह न की। साहब, रुपये उठाकर फेंक दिए तथा ऐसी डांट बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैं इधर का हाल नहीं जानता, क्योंकि अब मैं उससे कभी ऐसी बातचीत ही नहीं करता। पर मुझे विश्वास नहीं आता कि वह इतना बदनीयत हो गया होगा। इसलिए आपसे बार बार पूछता हूँ कि आपने यह कपड़े कहाँ से पाए? मुंशी जी, बेचू की निस्बत तुम्हारा जो विचार है वह बिल्कुल ठीक है। वह ऐसा ही बेगैरज आदमी है। मगर भाई, पड़ोस का भी तो कुछ हक होता है। मेरे पड़ोस में रहता है, 8 पहर का साथ है। इधर से भी कुछ न कुछ सलूक होता ही रहता है। मेरी आवश्यकता देखी, पसीज गया, बस और कोई बात नहीं। अताई ने बेचू की निष्प्रता के विषय में बड़ी अतिशोक्ति से कार्य लिया था। न उसने बेचू के हाथ पर रुपए रखे थे तथा न बेचू ने कभी उसे डांट बताई थी।
लेकिन इस अतिशयोक्ति का प्रभाव बेचू पर उससे कहीं ज़्यादा पड़ा जितना केवल बात को यथार्थ कह देने से पड़ सकता था। बेचू नींद में नहीं सोया था। अताई की एक एक बात उसने सुनी थी। उसे ऐसा लगता कि मेरी आत्मा किसी गहरी नींद से जाग रही है। संसार मुझे कितना ईमानदार, कितना सच्चा, कितना निष्कपट समझता है, और मैं कितना बेईमान हूँ, कितना दगाबाज हूँ। इसी झूठे इल्जाम पर मैंने वह गांव छोड़ा जहाँ बाप दादों से रहता आया था, मगर यहाँ आकर दारू शराब घी चीनी के पीछे तबाह हो गया। बेचू यहाँ से लौटा तो दूसरा ही व्यक्ति हो गया था, या यूँ कहिए कि वह फिर अपनी खोई हुई आत्मा को पा गया। 6 माह बीत गए। संध्या का वक्त था। बेचू के लड़के मलखान के ब्याह की बातचीत करने के लिए मेहमान लोग आए हुए थे। बेचू स्त्री से कुछ सलाह करने के लिए घर में आया तो वह बोली, दारू कहाँ से आएगी? तुम्हारे पास कुछ है? बेचू, मेरे पास जो कुछ था वह तुम्हें मैंने पहले ही दे नहीं दिया था? स्त्री, उससे तो मैं चावल दाल घी यह सब सामान लाई। 7 व्यक्तियों का खाना बनाया है, सब उठ गए। बेचू, तो फिर मैं क्या करूं? स्त्री, सिवा दारू लिए वह लोग भला खाने उठेंगे? कितनी नामोसी होगी। बेचू, नामोसी हो चाहे बदनामी हो, दारू लाना मेरे बस की बात नहीं है। यही न होगा, विवाह न ठीक होगा। न सही। स्त्री, वह दुशाला धुलने के लिए नहीं आया है। न हो किसी बनिए के यहाँ गिरवी रखकर 4-5 रुपए ले आओ, 2-3 दिन में छुड़ा लेना। किसी प्रकार मर्जात तो निभानी चाहिए। सब कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे, दारू तक न दे सका। बेचू, कैसी बात करती है, यह दुशाला मेरा है। स्त्री, किसी का हो, इस वक्त काम निकाल लो, कौन किसी से कहने जाता है। बेचू, न, यह मुझसे नहीं होगा, चाहे दारू मिले या ना मिले। यह कहकर बाहर चला आया। दोबारा अंदर गया तो देखा स्त्री जमीन से खोदकर कुछ निकाल रही है। उसको देखते ही गड्ढे को आंचल से छिपा लिया। बेचू मुस्कुराता हुआ बाहर चला आया।